निःशब्द संकल्प। कस्बे की एक लड़की के संघर्ष और जिद की रूहानी दास्तां। दिल्ली की बड़ी इमारतों को देखकर ये मत सोचना कि तुम छोटी हो, बस ये सोचना कि तुम्हें इन इमारतों के अंदर बैठकर फैसले लेने हैं। यह कहानी है मृणाल की, एक मध्यम वर्गीय परिवार की वह लड़की जिसके पिता का साया तो था, पर वो कभी छत ना बन पाए। अपनी जर्जर दीवारों वाले घर और दादाजी की पुरानी साइकिल की कसमसाहट के बीच पड़ी मृणाल जब दिल्ली के कबूतर खाने में पहुंचती है तो उसे एहसास होता है कि असली जंग सुविधाओं से नहीं बल्कि अपने हालातों से है। कस्बे की उन तंग गलियों में मृणाल का घर सबसे पुराना था, जिसकी दीवारें अब झड़ने लगी थीं। मृणाल के पिता एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं समझी। वे बस एक साया थे जो घर में रहते तो थे पर कभी छत नहीं बन पाए। लेकिन मृणाल के पास उसके दादाजी थे, रिटायर्ड क्लर्क दादाजी, जिन्होंने अपनी पुरानी साइकिल और घिसी हुई चप्पलें कभी नहीं बदली ताकि मृणाल के स्कूल की फीस समय पर भरी जा सके। जब कस्बे के लोग कहते लड़की है पास के स्कूल में डाल दो, तब दादाजी ने उसे अंग्रेजी मीडियम स्कूल भेजा। उन्होंने मृणाल की आंखों में वो चमक देखी जो उस छोटे से कस्बे की सीमाओं में नहीं समा सकती थी। हाई स्कूल के लिए जब मृणाल को बड़े शहर के एक हॉस्टल भेजा गया तो वह पहली बार अपनी जड़ों से दूर हुई। फिर मेहनत रंग लाई और उसे दिल्ली की एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला मिल गया। दिल्ली ने मृणाल को एक नई दुनिया दिखाई। वहाँ उसने ऊंची गाड़ियाँ, बड़ी बातें और रसूखदार परिवारों के बच्चों को देखा। उसने देखा कि कैसे सत्ता और कलम की ताकत से बदलाव लाया जा सकता है। वही एक शाम इंडिया गेट के सामने खड़े होकर उसने खुद से वादा किया, मैं सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि भीड़ का नेतृत्व करने आई हूँ। उसने सिविल सेवा का सपना अपनी आंखों में सजा लिया। मृणाल ने जब दिल्ली में रहकर सिविल सेवा की तैयारी के लिए खुद को मनाया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यहाँ रहने की जगह को कमरा कहना भी एक विलासिता है। एक छोटा सा 8x10 का कमरा मिला, जिसे छात्र अक्सर कबूतर खाना कहते हैं। इसमें एक बेड, एक सकरी मेज और एक प्लास्टिक की कुर्सी के अलावा कुछ और रखने की जगह नहीं होती। कमरों में खिड़कियां या तो होती नहीं और अगर होती तो बगल वाली दीवार से टकरा रही होती। दिन हो या रात यहाँ बल्ब की कृत्रिम रोशनी ही एकमात्र सहारा होती। दीवारें इतनी पतली होती कि पड़ोसी छात्र के पन्ने पलटने की आवाज़ भी सुनाई देती। उन्हीं आवाज़ों पर चिपके होते हैं भारत के मानचित्र, विश्व का नक्शा और उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको ऐसा प्रेरणादायक कोट्स। बड़े बड़े कोचिंग संस्थाओं का नज़ारा किसी कॉरपोरेट दफ्तर जैसा होता, लेकिन अंदर का दबाव बिल्कुल अलग। एक हॉल में 300 से 500 छात्र एक साथ बैठते हैं। जो पीछे बैठते हैं उन्हें शिक्षक देखने के लिए बड़ी बड़ी टीवी स्क्रीन्स का सहारा लेना पड़ता। यहाँ की हवा में ऑक्सीजन कम और कंपटीशन ज़्यादा महसूस होता है। हर छात्र दूसरे को एक रैंक की तरह देखता है। चाय की टपरी पर भी चर्चा फिल्मों की नहीं बल्कि जीडीपी, इंटरनेशनल रिलेशनशिप की होती है। यहाँ की गलियों में किताबों की दुकानें नहीं, फोटोकॉपी की दुकानें ज़्यादा राज करती हैं। हर नए अपडेट्स, नई मैगजीन और हाथ से लिखे नोट्स का ढेर लग जाता है। मेस में पतली दाल, बेस्वाद सब्जी और कच्ची पकी रोटियाँ। मृणाल अक्सर खाना खाते वक्त अपने कस्बे के घर के ताज़ा खाने को याद कर आंसू पी लेती थी। सुबह नहाने के लिए लाइन में लगना, छतों पर टंगे सूखे कपड़े और रात के 2 बजे तक लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करना। यहाँ हर कोई अकेला है लेकिन फिर भी एक अनजान धागे से जुड़ा हुआ है। दिल्ली जैसे शहर में रहना केवल मानसिक नहीं बल्कि भारी आर्थिक बोझ भी है। मृणाल ने देखा था कि कैसे उसके साथी 15 से 20 हजार रुपये प्रति माह सिर्फ एक छोटे से कमरे और बेसिक खाने पर खर्च कर रहे थे। यहाँ हर दिन एक युद्ध है, अकेलेपन से, घर की याद से और इस डर से
कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। मृणाल ने इसी माहौल को देखकर तय किया था कि वह अपने दादाजी के पैसों को इस तंग गलियों के किराए में बर्बाद नहीं होने देगी। उसने समझ लिया था कि किताबें तो कस्बे में भी वही रहेंगी, बस जुनून दिल्ली वाला रखना चाहिए। लेकिन अंतिम निर्णय लेने से पहले उसने सोचा कि इस बारे में अपनी सहेली से संवाद किया जाए। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मृणाल दिल्ली के एक बेहद सक्रिय हॉस्टल में अपनी सहेली अदिति के साथ बैठी थी। अदिति एक रईस परिवार से थी, जबकि मृणाल के पास केवल उसके दादाजी का भेजा हुआ सीमित मनी ऑर्डर था। बाहर ओल्ड राजेंद्र नगर की गलियों में कोचिंग से छूटने वाले छात्रों का शोर था और कमरे के भीतर एक पुरानी टेबल फैन की गरगराहट। अदिति, जो हाथ में एक महंगे कैफ़े की कॉफ़ी पकड़े हुए, बोली, मृणाल, तुम पागल हो रही हो। इस उमस भरे कमरे में 24 घंटे कैसे रह लेती हो? चलो बाहर चलते हैं, थोड़ा सा चिल करते हैं। वैसे भी इस संडे मॉक टेस्ट में तुम्हारे नंबर सबसे ज़्यादा आए हैं, थोड़ा पार्टी तो बनती है। मृणाल ने अपनी फटी हुई किताबों से नज़रें हटाए बिना कहा, अदिति, पार्टी का हक तब होता है जब अपनी कमाई का पैसा जेब में हो। अभी तो मेरी हर सांस का हिसाब मेरे दादाजी की पेंशन रख रही है। अदिति बोली, अरे यार, तुम्हारे दादाजी ने खुद तुम्हें यहाँ भेजा है। वो चाहते हैं कि तुम बेस्ट रिसोर्सेज का इस्तेमाल करो। तुम इतना लोड क्यों लेती हो? मृणाल ने मेज पर रखे दादाजी के चश्मे के पुराने केस को छूते हुए कहा, तुम्हें पता है अदिति, जब मैं यहाँ आई थी तो दादाजी ने मुझे स्टेशन पर छोड़ते वक्त एक बात कही थी। उन्होंने कहा, बिटिया, दिल्ली को बड़ी बड़ी इमारतों को देखकर ये मत सोचना कि तुम छोटी हो, बस ये सोचना कि तुम्हें इन इमारतों के अंदर बैठकर फैसले लेने हैं। यहाँ इस कमरे के हॉस्टल में यहाँ खिड़की खोलने पर ताज़ी हवा नहीं बल्कि पड़ोस के किचन का धुआं आता है। मुझे घुटन नहीं होती, मुझे डर लगता है। डर इस बात का कि अगर मैं सफल नहीं हुई तो मेरे कस्बे के लोग ये नहीं कहेंगे कि मृणाल हार गई, बल्कि ये कहेंगे कि एक गरीब दादाजी अपनी पोती को पढ़ाने का सपना हार गया। अदिति बोली, पर यहाँ के बिना तुम्हारी तैयारी मुमकिन नहीं है मृणाल। मृणाल, कंपटीशन, ये सब, मृणाल ने धीरी और लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहा। माहौल इंसान के अंदर होता है अदिति। इन दीवारों के बीच रहकर मुझे एहसास हो रहा है कि यहाँ की मशीनी संघर्ष और मेरे घर के असली अभाव में बहुत फ़र्क है। यहाँ लोग फेल होते हैं तो उनके पास दूसरा विकल्प होता है। मेरे पास वापसी का टिकट कटा हुआ है। मैं यहाँ और बोझ नहीं बन सकती। मैं घर जाऊँगी, वहीं अपनी छत के नीचे पढ़ूँगी। दिल्ली की चकाचौंध मेरी आँखों को सुकून दे सकती है, लेकिन मेरे दादाजी की उम्मीदों को रोशनी सिर्फ मेरा रिजल्ट दे सकता है। अदिति बोली, तुम सच में लौट जाओगी बिना किसी गाइडेंस के? मृणाल ने दृढ़ता से कहा, गाइडेंस के लिए मेरी मेहनत है और मोटिवेशन के लिए दादाजी की वो फटी हुई चप्पलें, जिन्हें सिलवाकर वो हर महीने काम चला रहे हैं ताकि मुझे ये किराया भेज सकें। अब और नहीं। उन दोनों का संवाद खत्म हो गया था, लेकिन मृणाल ने खुद से एक बार फिर पूछा, क्या तुम दिल्ली छोड़ना चाहती हो? भीतर से आवाज आई, नहीं, लेकिन दिल्ली का खर्च किसी पहाड़ जैसा भारी था। दादाजी की पेंशन, अब दवाइयाँ, घर के राशन के बीच बढ़ चुकी थी। एक रात जब मृणाल ने फ़ोन पर दादाजी को खांसते हुए सुना तो उसे एहसास हुआ कि उसकी उड़ान के लिए उसके दादाजी अपनी आखिरी जमा पूंजी भी झोंक रहे हैं। उसने अपना बोरिया बिस्तरा समेटा। उसकी सहेलियों ने कहा, यहाँ के माहौल के बिना तैयारी नहीं होगी। मृणाल बस मुस्कुरा रही थी। वह वापस अपने उसी छोटे से कस्बे में लौटने के लिए चल पड़ी। जब वह बस से उतरकर अपने छोटे से कस्बे के स्टैंड पर पहुंची तो धूल और सन्नाटे ने उसका स्वागत किया। पड़ोसियों ने कानाफूसी शुरू कर दी। बड़े शहर गई थी साहब बनने, लौट आई। हमने तो पहले ही कहा था लड़कियों के बस की बात नहीं है। लेकिन मृणाल ने अपने कान बंद कर लिए। उसके लिए अब बस एक ही मंदिर था, उसका छोटा सा कमरा। सुबह के 4 बजते हैं। जब पूरा कस्बा गहरी नींद में होता है, मृणाल की मेज पर लगा हुआ छोटा सा लैंप जल उठता है।
उसके पास दिल्ली की तरह कोई डिस्कशन ग्रुप नहीं है, पर उसके पास खुद के बनाए हुए नोट्स हैं जिन्हें उसने अखबारों की कतरने और इंटरनेट के टुकड़ों से सहेजा है। कभी कभी जब दोपहर की खामोशी में वह ऊँघने लगती तो नीचे वाले कमरे से दादाजी की लाठी की ठक ठक सुनाई देती। वह लाठी उसे याद दिलाती कि उस बूढ़े इंसान की हड्डियों का सारा कैल्शियम शायद उसे पढ़ाने के लिए घिस गया है। वह तुरंत अपनी आंखों पर पानी मारती और एथिक्स के पन्नों में डूब जाती। उसके पिता का व्यवहार आज भी वही है, बेपरवाह और उदासीन। कभी कभी पड़ोस के लोग तंज कसते, क्या हुआ, दिल्ली से तो बड़ी उम्मीद लेकर लौटी थी, अब यहाँ घर में बैठकर क्या कलेक्टर बन जाएगी। मृणाल इन बातों को सुनती पर जवाब नहीं देती। उसकी खामोशी गहरी होती जा रही थी। वह जानती है कि सफलता का शोर तभी मचेगा जब वह उसे हासिल कर लेगी। आज मुख्य परीक्षा में कुछ ही दिन बचे थे। बाहर बारिश हो रही थी और छत से पानी टपक रहा था। मृणाल ने अपनी मेज को एक कोने में खिसका दिया ताकि उसकी किताबें ना भीगें। एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में मोमबत्ती, क्योंकि बिजली गुल हो चुकी थी। उसके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में एक अजीब सी जिद। वह जानती है कि वह सिर्फ एक परीक्षा उसकी तैयारी नहीं, बल्कि वह अपनी किस्मत, अपने पिता की नाकामी और अपने दादाजी के त्याग का हिसाब लिख रही है। कमरे की उस धुंधली रोशनी में मृणाल अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखती जा रही है। बाहर अंधेरा घना है, लेकिन उसके संकल्प की लौ उसे हारने नहीं देती। वह अभी भी डटी हुई है, अपनी मिट्टी में, अपने घर में और अपनी जड़ों के पास। मृणाल के लिए परीक्षा का दिन महज एक तारीख नहीं थी, वह उन बरसों का निचोड़ था जो उसने उमस भरी रातों में पंखे के बिना गुजारे थे। सुबह के 4 बजे थे। दादाजी ने कांपते हुए हाथ से दही चीनी का कटोरा मृणाल के सामने रखा। घबराना मत बिटिया, तूने धूप में तपकर खुद को कुंदन बनाया है। दादाजी के शब्दों में एक अटूट विश्वास था। मृणाल जब सेंटर पहुंची तो उसके हाथ में वही पुरानी पानी की बोतल थी जिसे वह दिल्ली से लाई थी। चारों तरफ बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरते छात्र थे जिनके पास लेटेस्ट टैबलेट और रंगीन नोट्स थे। मृणाल ने एक गहरी सांस ली और आंखें बंद की। उसने अपनी मेज की वो दरारें याद करने लगी जहां बैठकर उसने हजारों घंटे पढ़ाई की थी। जैसे ही प्रश्न पत्र सामने आया, उसे लगा मानो हर सवाल उसकी रातों की जागृति का जवाब मांग रहा हो। कलम चलने लगी तो रुकने का नाम ही नहीं लिया। परिणाम का दिन कसमे की दोपहर जैसा ही बोझिल था। इंटरनेट धीमा था और मृणाल के दिल की धड़कनें तेज। घर के एक कोने में दादाजी अपनी माला जप रहे थे, जबकि पिता, जो अब नकारापन की चादर ओढ़े थे, बाहर चबूतरे पर अनजान बैठे थे। मृणाल ने कांपती हुई उंगलियों से यूपीएससी की वेबसाइट खोली। पीडीएफ डाउनलोड हुई। उसने अपना रोल नंबर सर्च किया, 084। उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छा गया। उसने अपनी आंखें मली और फिर देखा, नाम मृणाल सिंह, रैंक 1042। उसकी चीख निकली नहीं, बस आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। अपनी असफलता में उसे सफलता की राह द्वारा खोजनी थी। संघर्ष की स्याही ने अपनी तकदीर लिखने वाली मृणाल जैसी हजारों लड़कियां हमारे आसपास बिखरी हुई हैं। हम गर्भनाल के माध्यम से ऐसी ही अनकही, ममिस्वर स्पर्शी और प्रेरणादायक कहानी को आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। यदि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आप जीवन के इन अनछुए पहलुओं से जुड़ना चाहते हैं तो कृपया गर्भनाल चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को उन साथियों के साथ भी साझा करें जो आज अपने संघर्ष से थक चुके हैं। आपकी एक शेयरिंग किसी को प्रेरणा बन सकती है। थैंक यू।